अच्छा जी, तो अभी प्रीवियस कर रहे थे कि जो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या आती है और वो हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी विच वॉज 3 मिलियन, और जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन थी, स्टैंडर्ड डिविएशन वो हमारे पास जो थी वो 23.6 मिलियन आई गेस जो है वो आई थी। 23.62 मिलियन हमारे पास वैल्यू आई थी। और लास्टली जो उसने हमसे चीज जो है वो मांगी हुई है वो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास यानी कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बेसिकली ये शो करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पहले तो ये देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बेसिकली बराबर किस चीज़ के होता है। तो बराबर बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू होता है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, अगेन कॉन्सेप्ट जो है ये है स्टेटिस्टिक्स का ही, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो बाकी वो हैं जो जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन देखी, या ये बेसिकली जो आपकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डिस्पर्शन को जो है वो शो करता है। और ये जितनी वैल्यू जो होगी ये यानी डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है वो आपकी वैल्यूज में डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है वो कितनी है। ये पर्टिकुलरली उन सर्कमस्टांसेस में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिन सर्कमस्टांसेस में
यानी आपको दो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आपके पास अवेलेबल हों, जिसमें दोनों का रिस्क भी डिफरेंट हो, दोनों की जो जो दोनों का रिटर्न भी डिफरेंट हो, रिस्क भी डिफरेंट हो, और स्टिल यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शंस. तो यू विल गो फॉर द ऑप्शन विच विल प्रेजेंट यू विद द लीस्ट वेरिएशन. तो उसको फिर आप जो है वो आप उसको पिक करेंगे. तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 23.62 है, और डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू विच इज 3. तो दिस विल कम अप टू 23.62 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपके पास हमारे, हम इसको भी करके देख लेते हैं. 23.62 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस विल कम अप टू 7.873. So ये that was all about 12-8 12-7 12-7 जो है ये, इसमें हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी जो कि हमने कैलकुलेट की हैं थोड़ी देर पहले. अच्छा, और अब हम देख लेते हैं 12- और 12-8. और 12-8 जो है नहीं, 12-8 तो मैंने मेरा ख्याल करने के लिए दिया हुआ था सॉल्व. और अच्छा जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है वो ये है कि हम लोगों ने इसी को, ये जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और जो हमने बाकी चीज़ जो हमने डिस्कस की, इसी से बात जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं. 12- जो है वो 11 अभी हमने डिस्कस किया कि, सॉरी 12-11 नहीं, 12-12 जो कि भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ये जो है वो हमने डिस्कस किया अभी के बात, अगर यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए तो वो बात जो है वो कैसे आगे बढ़ाई जाती है. और उसमें फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, जो कि वर्ड की फाइल में मैंने लिख भी ली है. तो वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अगर वो गिवन हो पहले से, तो उसको फिर हम अपने उसमें यूज जो है वो कैसे करेंगे. और फिर मजीद इसमें कुछ थोड़ी सी उन्होंने जो पार्ट सी है उसका, उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी, उसमें मजीद सिनेरियो भी उन्होंने क्रिएट किया कि कोरिलेशन को भी बीच में इन्वॉल्व किया उन्होंने. तो ओवरऑल जब आप रिस्क को या प्रोबेबिलिटी को आप स्टैंडर्ड उसमें कैपिटल बजटिंग में जब आप यूज करते हैं तो उसमें यानी इट बिकम्स क्लोज टू रियलिटी. जैसे इस सवाल में भी हमने देखा, ये जो 12-12 है कि दोनों की जो जो जैसे
थोड़ी देर पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस लेक्चर के शुरू में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जो मैंने बात की वो यही मैंने की कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली यही चीज़ है कि दोनों प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी सेम है। फिलहाल कॉस्ट तो सेम है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट्स का जो रिस्क जो है वो भी डिफरेंट है, और दोनों प्रोजेक्ट्स का जो रिटर्न है वो भी डिफरेंट है। एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको 6000, 6750 और 7500 दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट आपको जीरो यानी 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, 60% प्रोबेबिलिटी है कि 6750 ही मिलेंगे, जो कि मीन वैल्यू है, जिसका जिक्र जो है वो उन्होंने ऊपर जो है वो किया हुआ है। और तीसरी जो जो चीज़ है वो ये है कि वो आपको 18,000 प्रोजेक्ट बी जो है वो आपको देगा। 6750 उसकी कॉस्ट है, और ये जो नीचे जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये नीचे भी इनफ्लोज की वैल्यूज हैं, और ये किस्मतन इस वक्त जो है वो सेम आ रहा है जो हमारी ऊपर उन्होंने कॉस्ट बताई हुई है कि 6750 ही उसकी इनिशियल कैश आउटफ्लो है, और उसकी जो मीन इनफ्लो है या मीन एनपीवी जो उसकी आ रही है वो भी 6750 ही आ रही है। दूसरी बात यह है कि एनुअल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बिगिन 1 ईयर आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमारी कैपिटल बजटिंग की एक नॉर्मल एक वो होती है, अजम्पशन होती है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो इनफ्लोज हमें रिसीव होती हैं वो इनफ्लोज हमें एंड पे ही रिसीव हुआ करती हैं। ये एक नॉर्मल अजम्पशन हुआ करती है, और जो वैल्यूज इन्होंने हमें ये बताई हुई जो हैं ये ओवर अ 3 ईयर पीरियड एनपीवी की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है कि प्रोजेक्ट आपको जो है वो 6750 अगर आप लगाएंगे तो 20% चांस है कि आपको 6000 रुपये बच जाएंगे एनपीवी के केस में, 60% चांस है कि 6750 बचेंगे, और 20% चांस है कि 7500 बचेंगे। ये प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट बी में अगर आप 6750 प्रोजेक्ट में लगा के और इन्वेस्ट करेंगे तो 20% चांस है कि आपको एनपीवी की सूरत में कोई पैसा नहीं बचेगा, 60% चांस है कि 6750 ही बच जाएंगे, और जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट ए, और 20% चांस है कि आपको 18,000 की एनपीवी मिलेगी अगर आपने 6750 की इन्वेस्टमेंट की तो, which is unlike the project A, which will give you 7,500. हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में और प्रीवियस सेशन में जो हमने काम किया था कि हमने इनकी एनपीवीज निकालने, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। BPC decided to evaluate the riskier project at 12% and the less risky project at 10%. अब इसमें जो यानी एक जो प्रोजेक्ट है उसका डिस्काउंट रेट जो होगा वो डिस्काउंट रेट उसका जो है वो 12% है, और एक जो प्रोजेक्ट है उसका डिस्काउंट रेट जो होगा वो 10% होगा। अब उसमें से हमें देखना है कि रिस्कियर कौन सा है और लेस रिस्कियर जो है वो कौन सा है, तो क्योंकि फिर उसी की बेस पे फिर जो है वो आगे बात जो है वो होनी है। व्हाट इज ईच प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो, सॉरी ये एनपीवी नहीं है, ये एनुअल कैश फ्लो है, माय अपॉलॉजीज, एनपीवी नहीं है, ये एक साल की कैश फ्लो की अमाउंट जो है वो उन्होंने हमें बताई हुई है कि वो कितनी हो सकती है अगर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व की जाए तो। अच्छा, तो एक साल की कैश फ्लो हमने कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज ईच प्रोजेक्ट्स एनुअल एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो, और प्रोजेक्ट बीज स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5798 and its coefficient of variation is 0.76. What are the values of standard deviation of A,
एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए। तो बिल्कुल सेम पहले जैसे हमने अभी पिछले सवाल में चीज़ें हमने सॉल्व की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आई होप कि सबके पास ही होगा। तो मैं यहाँ से वर्ड की फाइल पे मूव करने लगा हूँ, जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले इस सेशन के शुरू में डिस्कस किया था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या चीज़ है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो क्यों कैलकुलेट किया जाता है और ये बेसिकली शो क्या कर रहा होता है। तो 12-12 में भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने पिछले उसमें हमने चीज़ें कैलकुलेट की थी। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि उसने क्वेश्चन में हमसे मांगी हुई है। क्वेश्चन में हमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मांगी हुई, लेकिन जब तक हम मीन वैल्यू कैलकुलेट ना कर लें उस वक्त तक हम लोग इस काबिल नहीं होंगे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकें स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हमसे उसमें रिक्वायर की हुई है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए जो होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए जो है वो हम पहले देख लेते हैं और फिर हम प्रोजेक्ट बी की भी वैल्यू देख लेंगे कि वो कितनी बनती है। तो 1 2 3 और 4 हमारे पास जो है वो बन जाएंगी वैल्यूज और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमारी आ जाएंगी कैश फ्लोज, कैश फ्लोज आ जाएंगी और यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी जो कि प्रोबेबल कैश फ्लो या जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है 0.2, 0.6 और 0.2, यानी बेस्ट केस सिनेरियो, एवरेज सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो, 3 सिनेरियोज उसने क्रिएट किए हैं। जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसमें उसने 1 से ज्यादा सिनेरियोज क्रिएट किए हुए थे। वर्स्ट में भी उसने बिलो एवरेज और वर्स्ट पे वो गया था, सीधा सीधा वर्स्ट पे नहीं चला गया था। यहाँ पे उसने बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट की बात की है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में जो कैश फ्लो उसने हमें सवाल में दी हुई है वो 6000 है। एवरेज सिनेरियो में जो उसने हमें दी हुई है वो 6750 है और बेस्ट केस सिनेरियो में उसने जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 7500 है। अच्छा, लेट मी 7500, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास बन जाती है 1200, और 6750 को जब हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4050, और जब हम 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1500। और जब हम इन सब का हम ऑब्वियसली जब हम टोटल कर लेंगे, इसको हम सबका जब हम कर लेंगे टोटल, से हटा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी टोटल, और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल आ रही है
वो हमारे पास आ रही है 6750 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस 2700, ये 6750 ही, लकीली 6750 ही वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई प्रोजेक्ट ए की। इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट बी की भी। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट बी की भी, और उसमें क्योंकि वैल्यूज जरा ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट हैं, प्रोबेबिलिटी यही है। कैश फ्लोज जो हैं उसकी पहले साल की जो थी वो 0 थी, सेकेंड ईयर की जो थी वो 6750 थी, आई गेस 6750 ही आए, कहाँ जी, यही थी। और तीसरे साल की वैल्यू जो थी वो 18,000। तो जब हमने 0.2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो खैर 0 ही आ गया, और जब हमने मल्टीप्लाई किया 6750 को 0.6 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो ये हमारे पास 4050 वैल्यू आई। और जब हमने 18,000 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, तो ये हमारे पास 3600 जो है वो वैल्यू आ गई। और 3600, और जब हमने इनको ऐड किया आपस में 4050 प्लस 36, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7650। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यूज, मीन वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं दोनों प्रोजेक्ट्स की, अब हम ये काम कर सकते हैं कि अब हम इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। तो मांगी हुई उसने सवाल में जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोजेक्ट ए की भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट बी की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट ए की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट हम ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे प्रोबेबिलिटी P1 इंटू x1 माइनस x बार माइनस x बार का होल स्क्वायर x बार का होल स्क्वायर, और फिर है हमारे पास सिंबल डाला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू x2 माइनस x बार जो कि हमारे पास मीन वैल्यू है, और इसी का हमने ले लिया स्क्वायर, और प्लस probability of third scenario into x3 minus x बार जो कि हमारी मीन वैल्यू है का होल स्क्वायर। और क्योंकि अब मेरे पास वर्ड में काम कर रहा हूं, तो मेरे पास क्योंकि अंडर रूट
की वो थी, मैंने यहाँ पे इसको अंडर रूट जो है वो हमने ले लिया। अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए वो हमारे पास जो है वो कितनी आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए वो हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 जो थी हमारे पास 0.2 और 6000 वैल्यू आई थी हमारे पास। तो P1 इज 0.20 मल्टीप्लाइड बाय X1 जो है वो हमारे पास है 6000 और माइनस करेंगे इसमें से 6750 जो कि हमारी मीन वैल्यू है, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। और इसी तरह फिर हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो कि 0.60 है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम x2 से जो कि थी हमारे पास 6750 और मीन वैल्यू भी हमारी 6750 ही है, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर इसका हम लें या ना लें, वैल्यू 0 यानी है तो कोई इसका फायदा नहीं होगा फिर भी। और फिर तीसरी वैल्यू जो थी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो थी 0.20 थी, और जो इसकी हमारे पास x थी, x हमारे पास वैल्यू थी 7500। इसमें से हम माइनस करेंगे 6750 जो कि हमारी मीन वैल्यू है, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये सारी वैल्यू अभी हम देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए जो है, जो उसने हमसे क्वेश्चन में मांगा हुआ है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए हमारे पास कितनी आ जाती है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ जाती है, ये सारा कुछ अगर हम फॉर्मूला में जो है वो डाल दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आ जाती है 474.34 मिलियन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गई स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारे पास हो गई स्टैंडर्ड डिविएशन और 474.34 मिलियन। और प्रोजेक्ट बी की स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो उसने हमें पहले से ही जो है वो बताई हुई है, क्वेश्चन में ही बताई हुई है। क्वेश्चन पे अगर हम वापस चले जाएं, हम पहले इस पे चले जाते हैं। ओके, अच्छा, और हम चले जाते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी पहले से ही बताई हुई है कि वो 5798 है। अब वैसे तो यहीं से देखते साथ ही जो है वो पता लग रहा है कि ए की वैल्यू, या डाटा देख के भी इवन पता लग रहा है कि ए की वैल्यूज में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। यानी 750 की रुपए की स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली थी 6000 से लेके और 7500 तक आपका प्रोजेक्ट फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी कैश फ्लोज, जबकि प्रोजेक्ट बी जो है वो 0 से 18000 तक जा रहा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा थी, जबकि ए में फ्लक्चुएशन वैल्यूज में कम है, कॉम्पैक्ट है डाटा उसका काफी। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है वो फाइनेंस में रिस्क को रिप्रेजेंट करती है, तो अभी तक जो वैसे भी देखने से भी जो है वो अंदाजा हो रहा है, लेकिन हम उस चीज को जरा थोड़ा सा प्रूव कर रहे हैं
उनके सवाल में उसने वो चीज़ें मांगी हुई हैं। तो ए जो है that would turn up to be less riskier project than B. लेकिन हम इस चीज़ को अभी प्रूव करने जो है वो जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए जो है वो 434 है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी तो उसमें हमें बताया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी जो है हमें उसमें बताया हुआ है वो उसमें हमें पहले से ही 5,790 मिलियन जो है वो उसमें हमें चीज बताई हुई है 5,798। तो ये कंपैरिजन के लिए हम इसको रख लेते हैं। वैसे इसकी हमें एज सच कंपैरिजन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रा डिसीजन लेने में और पहचानने में चीज़ को हमें ज़रा आसानी रहे कि वैल्यूज जो हैं वो हमारी क्या बनती हैं। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ चुके हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम इस वाले सेशन के शुरू में हमने बात की थी कि जब दो प्रोजेक्ट्स जो हों जिनका रिटर्न भी सेम ना हो और जो कि रिस्क भी जिनका सेम ना हो, और अगर आपने उन दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना हो तो फिर आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएशन इन वैल्यूज कम है, जिनमें डिग्री ऑफ वेरिएशन इन वैल्यूज कम है, वो प्रोजेक्ट किया जाएगा। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कैश फ्लोज भी डिफरेंट हैं, रिस्क भी डिफरेंट है। रिस्क किस चीज से आइडेंटिफाई हो रहा है? रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए से, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी से। यहाँ से हमें रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, और जो हमारे पास जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स जो हैं, क्या हो गया, रिटर्न जो हैं क्या हो गया है, अच्छा, तो इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क बता रहा है, रिस्क भी डिफरेंट है दोनों में, एक में कम है एक में ज्यादा है, और रिटर्न्स भी दोनों के जो हैं वो डिफरेंट हैं कि 6,000, 6,750 और 7,050 हैं, और ये 0 और 6,750 और 18,000 है। तो रिटर्न्स भी डिफरेंट हैं, रिस्क भी डिफरेंट है, एंड स्टिल वी हैव टू चूज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो हम वो प्रोजेक्ट चूज करें जिसमें जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है वो हमारी कम से कम हो। फॉर्मूला जो इसका होता है वो हमने जैसे कि अपनी डिस्कशन के बिल्कुल शुरू में जो है वो हमने बात की, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन वैल्यू, जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो तब आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन वैल्यू भी हम प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है, क्योंकि बी का तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उन्होंने पहले से ही हमें दे रखा है, तो फिर हम जरा चूज करने में मजीद आसानी हो जाएगी। वैसे तो खैर इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व जो कि उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ए की हमारे पास है 474.34 मिलियन, और मीन वैल्यू जो थी इसकी, मीन वैल्यू हमने इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, expected value of project A was 6,750,
6750, तो हमारे पास ये हमारे पास आ गई 474 को जब हमने 474.34 को जब हमने डिवाइड किया 6750 से, तो ये 0.070 आ रही है और 7%, यानी सिर्फ 7% वेरिएशन है, सिर्फ 7% वेरिएशन है इसमें ए की वैल्यू में। यानी जो वैल्यूज, डाटा बहुत कॉम्पैक्ट है, हमने ये बात पहले भी हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात की है कि डाटा बहुत कॉम्पैक्ट है, वैल्यूज में ज्यादा आपको वेरिएशन नजर नहीं आ रही है। 6000 से बात 7500 तक गई है, मिनिमम वैल्यू 6000 थी, मैक्सिमम वैल्यू 7500 थी, जबकि बी में मिनिमम वैल्यू जो थी वो 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 18000 थी। तो यहाँ पे वेरिएशन डाटा में बहुत ज्यादा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए जो है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए जो है वो 7% है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो बी की है वो हमारे पास वो है 0.76 और 76%। ये सवाल में दिया हुआ है, ये 5798 जैसे सवाल में दिया हुआ था, इसी तरह ये भी सवाल में जो है वो गिवन है कि 76.76 का क्या मतलब हुआ कि 76% वेरिएशन जो है वो यानी है मौजूद है। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और उसमें रिक्वायरमेंट 1 जो थी, रिक्वायरमेंट 1 हमसे जो उसने मांगी हुई थी, रिक्वायरमेंट 1 जो थी वो उन्होंने जो हमसे मांगी हुई थी वो हमने पूरी कर ली, जिसमें उसने हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए मांगी हुई थी, और उसने हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का मांगा हुआ था। बाकी जो है वो हमारे पास डाटा जो था वो पहले से हमारे पास जो था वो मौजूद था। तो हमने फिर क्या किया कि आपस में इन दोनों को कंपेयर करके जो है वो हमने देखा कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर नहीं है। अभी तक तो हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है। सेकंड उसमें अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपने इन दोनों में से कोई प्रोजेक्ट चूज करना हो, रिक्वायरमेंट बी, तो बेस्ड ऑन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, व्हिच प्रोजेक्ट would you select? Which project would you select? कंपनी कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट चूज करेगी? तो कंपनी को प्रोजेक्ट वो चूज करना चाहिए, कंपनी को प्रोजेक्ट वो चूज करना चाहिए जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में रिस्क कम इन्वॉल्व हो, और ऑब्वियसली जिसकी मीन वैल्यू जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट से जरा बेहतर हो। तो अब मीन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू जो है वो हमारी मीन वैल्यू जो है हमारे प्रोजेक्ट की, अगर हम ये भी हम साथ में लिख दें कि मीन वैल्यू जो है वो 6750 है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है प्रोजेक्ट ए की, वो दैट इज प्रोजेक्ट ए की दैट इज 6750, और प्रोजेक्ट बी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 7650
7,650। तो अगर ऑल इन ऑल इन सबको कंपेयर किया जाए, ऑल इन ऑल इन सबको कंपेयर किया जाए, तो ठीक है कि बी की मीन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन वैल्यू ज़्यादा है बी की, लेकिन बी में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। बी में स्टैंडर्ड डिविएशन 5,798 मिलियन की है। बी की डिग्री अगर हम उसको परसेंटेज वाइज, यानी हम ये जो 7,650 नजर तो आ रहा है, लेकिन ये 7,650 जो है इसमें 76% वेरिएशन हो सकती है। तो आप यानी 76% गैर यकीनी की सिचुएशन में आप रहेंगे कि ये 7,650 मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। और ये गैर यकीनी की जो, अगर इसको हम परसेंटेज वाइज हम बताएं, तो ये 76% गैर यकीनी है। जबकि ये 6,000 ए दे तो कम वैल्यू रहा है कंपैरेटिवली टू बी 6,750, लेकिन इसमें 6,750 ना मिले, इसके चांसेस कितने हैं, या इसमें वेरिएशन या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है, वो सिर्फ 7% है। तो 7% कंपेयर टू स्टैगरिंग 76%, obviously we will select a project which has a lesser amount of standard deviation and a lesser degree of coefficient of variation. So project requirement B का आंसर, रिक्वायरमेंट बी का आंसर, इसका मतलब है कि फिर ये हुआ रिक्वायरमेंट बी का आंसर, फिर ये हुआ कि हम प्रोजेक्ट, क्या हो गया तेरे, रिक्वायरमेंट बी का आंसर ये है कि we would suggest the company to select a project with a lesser risk shown by standard deviation, shown by standard deviation and a lesser coefficient of variation. Therefore project A is suggested. अच्छा जी, ये हो गई रिक्वायरमेंट बी। और रिक्वायरमेंट सी जो है उसमें इसने मजीद काफ़ी अच्छी बातें जो है वो की हुई हैं, जो कि देख लेते हैं कि उसने क्या बताई हैं। और अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट सी अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट सी में जो है वो क्या कह रहा है। और रिक्वायरमेंट सी में वो ये बात कर रहा है कि if you knew that project B's cash flows were negatively correlated with the firm's other cash flows, whereas project A's cash flows were positively correlated, how might this affect the decision? If project B's cash flows were negatively correlated with the gross domestic product, while A's cash flows were positively correlated, would that influence your risk assessment? Explain.
अभी बहुत ही जो है वो उसने खूबसूरत एक सिनेरियो जो है वो उसने यानी उसने क्रिएट किया है कि अगर जो है वो कोरिलेशन बीच में उसने इन्वॉल्व की कि अगर कोरिलेशन इन्वॉल्व हो तो फिर जो है वो क्या होगा। अब यूजुअली वी चूज अ प्रोजेक्ट या वी चूज एन इन्वेस्टमेंट जो कि अगर दो सपोज के रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो है वो ये सेशन खत्म होने के लिए भी टाइम थोड़ा सा रह गया। नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा तकरीबन 6:30 बजे तक हम इसको 15-20 मिनट का और सेशन जो है वो लेके जाएंगे अगर हमें टाइम हमें मिला तो। ब्रीफली इस बात को करूं लेकिन वो जस्टिफाई पता नहीं हो पाएगा कि नहीं कि फ्रॉम अ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट वी चूज those investments which are negatively correlated. यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन तभी हो सकती है कि अगर आपने सपोज सारे के सारे पैसे एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट में लगा दिए आपके पास पैसे थे और आपने वो सारे के सारे पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर दिए रियल एस्टेट सेक्टर में, जमीनों में पैसे लगा दिए। अब अगर जमीनें जो है वो उस सेक्टर में स्लम्प आएगा, वो फॉल करेगा तो आपके के सारे पैसे डूब जाएंगे। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी कि हम रियल एस्टेट में भी पैसा लगाएं और हम किसी और ऐसे सेक्टर में पैसा लगाएं जो कि इससे ऑपोजिट चलता है। यानी अगर मुझे रियल एस्टेट में नुकसान हुआ तो मुझे दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट में फायदा हो जाएगा, तो मैं एवरेज के ऊपर जो है वो फॉल कर जाऊंगा। लेकिन अगर आपने सारे के सारे पैसे किसी भी एक सेक्टर में लगा दिए, सपोज कि आपने कुछ पैसे तो लगाए जमीनों में और कुछ पैसे लगाए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। रियल एस्टेट सेक्टर इज अ स्टेबल सेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज इज अ वॉलेटाइल सेक्टर। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान होगा तो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप समझते हैं कि आजकल उसमें बेहतरी और तेजी आई हुई है, तो स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान रियल एस्टेट के फायदे से ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा और आप जो है वो नुकसान से बच जाएंगे। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का असूल है कि आप वो इन्वेस्टमेंट्स चूज करते हैं जिनकी कोरिलेशन जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती है, जिनकी कोरिलेशन नेगेटिव हो उस इन्वेस्टमेंट को चूज करेंगे। अब इस असूल को जहन में रखते हुए जब हम उसको इस सवाल पे अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर में, नेक्स्ट हमारा जो आखिरी हमारा जो सेशन है उस पे अप्लाई करेंगे तो बात जरा ज्यादा क्लियर होगी कि कंपनी को के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये कहने को ये एक सवाल है, ये 12-12 है या ये बहुत ही खूबसूरत